সে দেড়েকের উপরে চাল, সে একটা গামলার 1 গামলা চাল, পুজো করানো গামলাগুলোর 1 গামলা চাল দিয়েছি, বড় গামলার। 4টা 2টো আলু দিয়েছি। দিয়ে আর 20 টাকা ছিল, 20 টাকা দিয়েছি। আমি বলছি, তুমি খেতে যাও, তুমি টাকা দাও। না কিছু দাও না, 100 টাকা খেতে যাই তো, তখন যাই তো সেই জন্যই এখন আমার কাছে ছিড়াইছি। না সেই জন্য নয়, বলছি 100 টাকা দিলে হয়ে যাবে তো। 100 টাকা দিলে কিনবে নি তো। 200 টাকা করে দিলে আমি প্রত্যেকবারই 20 টাকা 21 টাকা দিই, আর তুমি দাও। এই বড়দিরা একবার QR করে দিয়ে তাহলে জানতে খেতে যাবে না, স্কুল যাবে টাকা দেবে না। আমার মনে হচ্ছে সেইটি ভেবেছে। টাকা নাই তো অর্গেস্টার করো না, কেন লাগবে যাত্রা করাতে পারছি। যা করেছে নাকি দেখো মোবাইলটা কি নাম্বার আমার হ্যাঁ ধরে রাখো, জিও নাকি দেখো। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ কাকে চাই? এটা রং নাম্বার। এটা রং নাম্বার ছাড়া কিছু ফোন আছে না? না, এটা ফোন এলে শুধু রং নাম্বারই আছে। চার্জ ফুল হয়ে যাবে কি দেখুন, দিয়ে করো না। সে তোমার ইয়ের মতো হচ্ছে, তুমি অন্ধকার হয়ে গেলে আমি প্রথমে দেখতে পাচ্ছি 38% সেই ইয়ের মতো। কি বলে সেই দিনের সুমির বলছে দেখ 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 আছে নাকি, ওটা লেখা আছে নাকি একবার দেখে নে। যে সুমিত আমরা এরকম করে ফোনটা দিচ্ছে, তুই এবার দেখ স্যারকে এরকম করে দিয়েছে, তুই এবার দেখ দেখতে পাচ্ছ ছবিটা। বলে যে বার করছে সেরকম, মানে বাবারে অন্ধকার স্ক্রিনটা দেখাচ্ছে তো, এটা দেখে মনে পড়লো। তুই এবার দেখ ঘুরি তো দিয়ে ফোনটা দিচ্ছিল নাকি, বলছে পিডিএফটাই দেখ, ওগুলো লেখা আছে নাকি, দেখে একবার দেখলে দিয়ে বলছে এই যে স্যার দিয়ে ঘুরিছে কি ওর আপনার ছবিটি বেরিয়ে গেছে। এতে ওর ঘুরি দেখ জল খেলে তো মুখ জল খেলে फ्यूल सेल, फ्यूल सेल क्या है? एक किस्सा है। एक बकवास जो कह लीजिए। हाँ, टीवी नहीं चल रहा था, माता पिता और छोटा बच्चा। अब बच्चे ने कहा कि मुझे टीवी देखना है, जिद करने लगा। तो माता पिता ने कहा नहीं, टीवी नहीं देख सकते तुम। उसने कहा क्यों? माता पिता ने कहा लाइट नहीं है तो कैसे देखेंगे? तो बच्चे ने कहा कि तो मोमबत्ती जला के देख लेते हैं। नो, ये एक भले आपको इसमें हंसी ना आए, बकवास आइडिया है, लेकिन फिर भी द आइडिया इज मोमबत्ती जलाने से रोशनी जरूर हो जाती है, पर टीवी तो तब चलेगा ना जब करंट आएगा। हाँ जी, तो क्या हम मोमबत्ती या इन जनरल रसोई गैस या कोई भी फ्यूल है, कागज जलाकर, लकड़ी जलाकर, मोमबत्ती जलाकर, रसोई गैस जलाकर क्या हम टीवी चला सकते हैं? हम टीवी जला तो सकते हैं पर चला नहीं सकते, राइट? Actually,
चला सकते हैं। क्या बात कर रहे हो, मोमबत्ती से टीवी चला सकते हैं? आपको एक सेल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल से टीवी कैसे चलेगा? एक्चुअली एक ऐसा सेल होता है जिसमें एक तरफ आप ऑक्सीजन देते हैं, हाँ, और दूसरी तरफ आप कोई ज्वलनशील पदार्थ, एनी कंबस्टिबल सब्सटेंस, वो रसोई गैस हो सकती है, वो मोमबत्ती का मोम हो सकता है, समथिंग, एनीथिंग, वो आप कोई फ्यूल उसमें डालते हैं और जो उनका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का और फ्यूल का, इतनी चालाकी से उस सेल में कराया जाता है कि उससे करंट पैदा हो जाता है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, सही बात कर रहा हूं, उससे करंट पैदा हो जाता है। अरे वाह, ये तो मजेदार है, बहुत मजेदार है। Galvanic cells that are designed to convert the energy of combustion of fuels like hydrogen, methane, methanol, etc. directly into electrical energy, they are called fuel cell. फ्यूल्स, जो फ्यूल्स पर चले, फ्यूल्स का कंबस्शन हो जिसमें और उसकी मदद से वो बिजली पैदा कर ले, वो सेल्स कहलाते हैं फ्यूल सेल्स। अच्छा, कैसे? इसमें खास क्या है? सबसे बड़ी खास बात है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंटिन्यूअसली सप्लाइड, लगातार कॉन्स्टिट्यूएंट्स देते रहते हैं और इससे लगातार बिजली बनती रहती है। दस एनर्जी कैन बी विथड्रॉन इनडेफिनिटली फ्रॉम फ्यूल सेल्स एज लॉन्ग एज द सप्लाई ऑफ फ्यूल इज मेंटेन्ड। जब तक फ्यूल डालते रहेंगे तब तक सेल चलता रहेगा, ठीक है? तो इसमें वो चार्ज डिस्चार्ज वाली हेडेक नहीं है। जी हाँ, वो हेडेक नहीं है। और सबसे सरल, सबसे एफिशिएंट और सबसे प्यारे फ्यूल सेल्स में से एक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ्यूल सेल। हाइड्रोजन एक बहुत क्लीन फ्यूल मानी जाती है, बहुत प्यार से जलती है और अथाह ऊर्जा रिलीज करती है जलने के बाद। वैसे ही अगर आप देखें तो हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रोड्स पर क्या होगा? इलेक्ट्रोड्स वैसे तो बनाते हैं किसी कंडक्टिंग सब्सटेंस के, प्लैटिनम के अगर आप ब्रिज महसूस कर रहे हैं तो, अदरवाइज सस्ते ग्रेफाइट के बना सकते हैं, है ना? थोड़ा थोड़ा उसमें प्लैटिनम वाइटनम की परत लगा दी, मतलब एक कॉम्बो, ताकि सस्ता भी हो जाए, बढ़िया इनर्ट हो जाए। आपको एक इनर्ट इलेक्ट्रोड चाहिए, क्यों? क्योंकि वहां आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे, गैसेस का रिएक्शन कराएंगे, तो आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की जरूरत पड़ेगी, कैथोड पर भी और एनोड पर भी। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक एक्वस अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। किस चीज का? एनी बेस, नॉर्मली स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है? रिएक्शन क्या होंगे, होता क्या है सेल में? वेल, एक तरफ हाइड्रोजन आती है। हाइड्रोजन क्या है? कैथोड है, एनोड। क्या होगा हाइड्रोजन का? ऑफ कोर्स हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। तो हाइड्रोजन, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन बन जाती है एनोड, ठीक है? और एक सेल के एक कंपार्टमेंट में हम हाइड्रोजन गैस को लाते हैं, ठीक है? दूसरे कंपार्टमेंट में हम ऑक्सीजन गैस को लाते हैं, बिल्कुल। और ये जो गैसें हैं धीमे धीमे, हौले हौले एफ्यूजन और डिफ्यूजन से डिफ्यूज करती हैं, इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में रिएक्ट करती हैं एक ऐसी जगह जिसको हम कहते हैं सेंट्रल कंपार्टमेंट। अच्छा, और वहां पर जो लेन देन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी मदद से हम रिएक्शन चलाते हैं अपना, उसकी गाड़ी चलाते हैं। ये देखिए फ्यूल सेल, एक तरफ से आप ऑक्सीजन को इनपुट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हाइड्रोजन को, ठीक है? गैस यहाँ भर गई, जी हाँ बिल्कुल, और डिफ्यूज हो के वो एक तरफ जाती है। अच्छा, यहाँ तो उल्टा रहे, वो इलेक्ट्रॉनों के आने की दिशा दिखाइए, उसको मत देखिए, है ना? गैस डिफ्यूज हो रही है, एक तरफ जा रही है, और एक कंपार्टमेंट में इधर देखिए, ऐसे इस तरह जा रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इस तरफ आ रही है। अच्छा, और बीच में अब यहाँ पर जो येलो सेगमेंट्स हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है, उसकी मदद से चलता है। ये इलेक्ट्रोड्स हैं आपके 1 और 2, ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं। 1 है कैथोड, ये है कैथोड। क्यों? ऑक्सीजन का रिडक्शन है यहाँ। 2 है एनोड, क्यों? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर, और ये बन गया आपका फ्यूल सेल। और ये कैसे बन गया? होगा क्या? रिएक्शन बताते हैं ना आपको। कैथोड पे क्या होगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगी। कैसे लेगी? कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उसको, तो O2 रिड्यूस होती है और बस OH माइनस बना देती है। हाउ क्यूट, ऐसे ही हो जाता है। हाँ, ऐसे ही हो जाता है। पानी चाहिए, O2 चाहिए, पानी भी O2 भी, मौका भी है, दस्तूर भी, फटाफट रिडक्शन होगा, O2 से बन जाएगा OH माइनस। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा? जरूर होगा। क्या होगा? नॉर्मली तो आप कहते थे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रही है तो 2H प्लस +2 इलेक्ट्रॉन। आप चाहें तो इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस कर सकते हैं। कैसे?
जितना H+ है उतने ही OH- दोनों साइड में जोड़ लीजिए और H+ और OH- को हटा के उतना ही पानी लिख लीजिए। तो हाइड्रोजन बेस की उपस्थिति में रिएक्ट कर रही है। अच्छा, और क्या बना रही है? वेल, पानी और इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है और वही इलेक्ट्रॉन हड़प रही है कौन? ऑक्सीजन। जी हाँ, और वो नए नए OH- बना रही है। बिल्कुल, अगर आप ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और OH- दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रिएक्शन बड़ा खूबसूरत आएगा। 2H2 प्लस O2 गिविंग यू 2H2। नेट रिएक्शन इतना मामूली आ रहा है पर तमाशा काफी है। आप देखिए, हाँ हो तो रहा है, ठीक है, पर क्या? ओवरऑल रिएक्शन तो ऐसा है। अच्छी बात है। अब फिर से एक बात देखिए, एक बार सेल के डायग्राम को देखिए। यहाँ क्या हो रहा है? O2 डिफ्यूज करके आई। ये एक सेक्शन है जहाँ वो ये पोरस एरिया है जहाँ O2 धीमे धीमे डिफ्यूज करके जा रही है इस जाल में। अच्छा, यहाँ जाली काम हो रहे हैं, जो भी हो रहे हो भगवान जाने, है ना। और यहाँ होता क्या है? यहाँ आप देखेंगे ये कैथोड है। अच्छा, और यहाँ ये एनोड है। तो O2 जब डिफ्यूज करेगी, एनोड पर देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन ने अपना कराया ऑक्सीडेशन बेसिक मीडियम में और इलेक्ट्रॉन छोड़े। ये इलेक्ट्रॉन इस तार से होते हुए, ये जो वायर है इससे होते हुए आएंगे और जब यहाँ आएंगे तो O2 इन इलेक्ट्रॉनों को खा जाएगी और बना लेगी OH-। बैलेंस नहीं किया, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है ना। ये ओवरऑल है। और इस फ्यूल सेल में से जब इस तार में से वो जाते हैं सेल्स, तो बीच में आप जो चाहे अपनी डिवाइस लगा दीजिए, जिस डिवाइस से गुजरते हैं। बल्ब लगा है तो बल्ब जला देंगे, फ्रिज लगा है तो फ्रिज चल जाएगा। जो जो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आप पास करेंगे बस वो पास हो जाएगा, ऐसे। अच्छा, बढ़िया है, बढ़िया तो है, शानदार है, ठीक है। तो भाई ये तो था आपका फ्यूल सेल। फ्यूल सेल तब बड़े मशहूर हो गए जब उन्हें स्पेसशिप्स में यूज किया गया पावर सप्लाई के लिए। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज हुए, लोगों को बड़ा मजा आया कि अभी शानदार चीजें हैं। खास बात यह है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पहले तो उन्होंने क्या किया? पानी बना लिया। अब इस पानी को भी यूज कर लिया। पानी, जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनको पीने के लिए पानी चाहिए, तो बकायदा वो ड्रिंकिंग वाटर जो थी उसमें यही पानी को पिला भी दिया गया कि जाओ भैया तुम पी लो इस पानी को। हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा है, तो बिल्कुल इस तरीके से आप देखें, ऐसा है। मजेदार है ये फ्यूल सेल्स। चांद पर पहुंचे थे अपोलो मिशन से, अगर आपको याद ना हो। बड़ा मशहूर फोटोग्राफ है, बड़ा विवाद भी हुआ है इस पर, लेकिन मशहूर है फोटोग्राफ। विवाद क्या हुआ है? लोगों ने कहा कि चांद पर ये झंडा कैसे फहरा रहे हो तुम, क्योंकि चांद पर तो हवा ही नहीं है, तो ये झंडा फहरेगा नहीं, धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। अब अलग अलग सवाल जवाब लोगों ने दिए हैं। ईश्वर ही जानता है सच क्या है। हम तो मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कुछ खास बातें फ्यूल सेल्स की, कुछ बड़ी खास बातें हैं। एक तो इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। लगभग 70% ऑफ जो एनर्जी रिलीज है आप इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं, विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। अच्छा, बाकी जगह 30-40% से ज्यादा एफिशिएंसी नहीं आती। थर्मल प्लांट्स क्या हैं? कोई पौधे थर्मल है, पौधे पेड़ पौधे नहीं, ये जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जिसमें वो कोयले जलाते हैं और कोयले जलाकर उसमें पहले पानी उबालते हैं, उससे स्टीम बनती है, स्टीम से टरबाइन घुमाते हैं, बहुत ड्रामा होता है ना। और उससे फिर वो एनर्जी बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से करंट पैदा करते हैं। और उसमें भी जो करंट जनरेशन होता है उसमें एनर्जी एफिशिएंसी 40% के ऊपर नहीं जाती। यहाँ तो लगभग 70% आ जाती है, तो लोग बड़े खुश होते हैं कि यहाँ बढ़िया है। कोई और चीज, पोल्यूशन नहीं होता यार। H2 और O2 कितनी मासूम गैस है, बहुत ही प्यारा है, ठीक है, बात तो समझिए। क्वेश्चन है इसी बात पे, बिल्कुल। इन अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कंबशन ऑफ हाइड्रोजन अकर्स टू, क्यों हाइड्रोजन का कंबशन होता है तो उससे कराना क्या चाहते हैं? ए, उससे क्या हीट जनरेट करते हैं। बी, टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। सी, टू प्रोड्यूस हाई प्योरिटी वाटर। एंड डी, टू रिमूव एब्सॉर्ब्ड ऑक्सीजन फ्रॉम इलेक्ट्रोड सरफेस। लक्ष्य क्या है फ्यूल सेल्स का? हीट पैदा करना अगर लक्ष्य होता तो वो हीटर या फर्नेस होते। बन जाए हीट अलग बात है, पर ये लक्ष्य नहीं है। तो क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, हाँ तभी तो वो सेल काम करेगा, ये तो लक्ष्य है। हाई प्योरिटी वाटर तो और तरीकों से बन सकता है, उसके लिए फ्यूल सेल का कुछ चाहिए, नॉनसेंस।
और रिमूव एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन फ्रॉम इलेक्ट्रोड सरफेस, वो तो करते रहना टाइम पास, लेकिन फ्यूल सेल का क्या लेना देना है ना। बी इज द आंसर। अरे भैया सेल का काम लेते हैं, तभी तो वो नाम में फ्यूल सेल करके बोला हुआ, राइट। ठीक। तो बच्चे लोग, ये तो बातें हो गई सेल्स की। एंड फाइनली वी कम टू समथिंग व्हिच इज पॉपुलरली कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन जिसको कहते हैं जंग लगना। व्हाट? जंग ना होने देंगे? नहीं, वो जंग वंग ना होने दें, आप अलग बात है। एक होती है जंग जिसका मतलब होता है युद्ध, और ये हुए जंग जिसका मतलब है लोहे में जंग लग जाता है। हाँ जी, कैसे? मतलब उसकी सरफेस ऑक्सीडाइज हो जाती है, और उस ऑक्सीडेशन को कहते हैं जंग लगना, या अंग्रेज लोग कहते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या है? स्लोली कोटिंग द सरफेस ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स with oxides or other salts of metal. मेटल मेटलिक बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं मेटल के एटम्स, अगर उनके ऊपर ऑक्साइड की या किसी और पदार्थ की लेयर चढ़नी शुरू हो जाए, क्यों? किसी भी कारण से, केमिकल रिएक्शन से, व्हाटएवर, है ना, तो हम कहते हैं कि वो मेटल्स कोरोड कर रहे हैं, उनमें कोरोजन हो रहा है। ये क्या है? ये जंग लगी हुई कीलें, जंग लग गया इनमें। हाँ, तो क्या हो गया? ये खराब हो रही हैं। अच्छा, और इसके एग्जाम्पल्स कोरोजन के, लोहे में जंग लग जाता है, ठीक है। चांदी काली पड़ जाती है, वो भी कोरोजन है, जी हाँ, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, चांदी का काला पड़ जाना। या कॉपर या ब्रॉन्ज है तो उसके ऊपर हरी हरी लेयर चढ़ जाना। हरी हरी लेयर, तबीयत हरी हो जाती है। ये देखिए, लोहे में जंग लग रहा है, कितना मजा आ रहा है। ताले में जंग लग के ताला पूरा बर्बाद हो रहा है, और अगर ये जंग लगता चला गया तो अल्टीमेटली ये ताला गल कर गिर जाएगा, हट जाएगा, मिट्टी में मिलकर फिर मिट्टी हो जाएगा। तो कोरोजन कोई बहुत शुभ चीज नहीं मानी जाती, सिरदर्द मानते हैं लोग इसे। अच्छा, ये क्या है? चांदी के चम्मच हैं, और बहुत चमक क्यों नहीं रहे हैं? काले पड़ रहे हैं। क्यों काले पड़ रहे हैं? थोड़ा बहुत चांदी जैसे हैं, पर ब्लैकिशनेस, टार्निशिंग तो आ रही है। आप देखिए यहाँ पर वो एकदम चमक नहीं रहे। क्यों नहीं चमक रहे? यार वो काले काले गए, सिल्वर ऑक्सीडाइज हो गई है। अच्छा, तो सिल्वर हवा से ऑक्सीडाइज होकर बनाती है Ag2O, और Ag2O हवा में बहुत सूक्ष्म मात्रा में एक गैस उपस्थित होती है जिसका नाम है H2S। Ag2O उस H2S गैस से रिएक्ट करके बना लेता है Ag2S, सिल्वर का सल्फाइड, और वो सिल्वर का सल्फाइड सरफेस को काला करने लगता है। ये भी पाप है। अच्छा, ठीक है। ये कॉपर के ऊपर हरा रंग कहां से आ गया? ये किसने हम पे हरा रंग डाला? आप देखें, ये जो हरा रंग है ये आ रहा है कॉपर के कार्बोनेट से। हाइड्रेटेड कार्बोनेट बन जाता है कॉपर का, मेलाचाइट बोलते हैं जिससे। और क्यों? ये भी कोरोजन का लक्षण है कि भैया कॉपर कोरोड हो रहा है, इसलिए ऐसा होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग का लगना। और देखिए जंग लगता कैसे है। खटारा गाड़ी खड़ी है, देखिए वक्त बीतता जा रहा है, और देखिए जंग की मात्रा बढ़ती जा रही है। जंग बहादुर की गाड़ी है, और अलग अलग वक्त पर देखते जाइए कितना उसमें जंग लगता जा रहा है, और गाड़ी खराब होती जा रही है। आप सबने अपने जीवन में जंग लगी गाड़ियां देखी होंगी जरूर, ठीक है। कैसा रंग होता है जंग का? वैसे लोहा सिल्वरी कलर का होता है, ग्रे, सिल्वरी ग्रे कलर का, अगर शुद्ध लोहा देखेंगे। अगर उसमें जंग लग जाता है तो ऑरेंजिश ब्राउन रंग की परत चढ़ जाती है उसके ऊपर। फॉर्मेशन ऑफ अ पोरस कोटिंग ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन आयरन सरफेस इन मॉइस्ट एयर इज कॉल्ड रस्टिंग। लोहे, इसको रस्टिंग भी कहते हैं। कोरोजन को लोहे में रस्ट लग गई है। रस्ट कलर रंगों के शेड में भी गिनते हैं आजकल लोग, जो फैशन इंडस्ट्री के हैं, बड़ा मजा आता है उन्हें। फॉर्मूला क्या है इसका? आयरन का ऑक्साइड, हायर ऑक्साइड Fe2O3 है, और डॉट XH2 ऐसा लिखते हैं। क्यों? एक्चुअली थोड़ा बहुत इसमें होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड, और थोड़ा बहुत होता है Fe2O3। और एक बात बताऊं, अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड को ही डिकम्पोज कर दो तो Fe2O3 + 3H2 ऐसे बना देता है। तो एक्चुअली जब ये लिखते हैं ना, तो इसका मतलब समझते हैं आप क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये पार्शियली डिहाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है। क्या क्या क्या? ये पार्शियली
डिहाइड्रेटेड आयरन हाइड्रोक्साइड है बेटा। इट इज पार्शियली डिहाइड्रेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये क्या किया, लोहे की कीलें रखी हैं, एक में पानी डाल दिया और ऊपर से ढक्कन लगा दिया, दूसरे में डिस्टिल्ड वाटर डाला और तीसरे में हमने तेल डाल दिया। अच्छा, उसी में डिस्टिल्ड वाटर के ऊपर तेल डाला और ढक्कन लगा दिया, और तीसरे में सूखा है, अभी पानी नहीं पड़ा है, उसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला और कैप लगा दिया। क्या होगा इससे, जब वक्त बीतेगा तो आप देखेंगे कि पहले में तो बड़ा मस्त जंग लग गया है, दूसरे और तीसरे में जंग नहीं लग रहा। क्या क्या क्या, जी हाँ, सेकंड और थर्ड में जंग नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि जंग लगने के लिए आपको वाटर भी चाहिए और आपको ऑक्सीजन भी चाहिए, पानी और ऑक्सीजन दोनों चाहिए। जब आपने इसको पानी में डुबोकर ऊपर तेल की एक लेयर लगा दी, तो उस तेल की लेयर ने ये इंश्योर कर लिया कि ऑक्सीजन जो है वो लोहे की कीलों तक न पहुंच पाए, इसलिए जंग नहीं लगा। और जब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया हमने दूसरे में, तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये मॉइस्चर सोख लेता है हवा में, मॉइस्चर जब पानी को नहीं रहने देता। अगर पानी नहीं है तब भी आप देखेंगे जंग नहीं लगता, दोनों ही केसेस में जंग नहीं लगा है, ऐसा है। अच्छी बात है। तो रस्टिंग के लिए दोनों चाहिए, पानी भी और ऑक्सीजन भी। जी हाँ, दोनों चाहिए, पानी भी और ऑक्सीजन भी। अच्छी बात है। मैकेनिज्म क्या है, जंग लगता कैसे है, आइए देखते हैं। यह है लोहे की सरफेस, ठीक है, उस पर पानी की एक बूंद पड़ी, बड़ा अच्छा हुआ। और अगर आप देखें, पहले तो हवा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आती है, टिंग टड़ांग, कहती है टैक्स लाओ। टैक्स में क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको। क्यों चाहिए, गुंडागर्दी टैक्स, बदतमीजी। ऑक्सीजन ने कहा कि हम एक बहुत तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और सब तरफ हवा में हम फैले हुए हैं और हम जब जिससे चाहे इलेक्ट्रॉन छीन सकते हैं, भगवान ने हमको लाइसेंस दे रखा है, इलेक्ट्रॉन तुमको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो O2 ने तो इलेक्ट्रॉन झटक लिए। अच्छा, अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, O2 ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, लेकिन आएंगे कहां से, कोई देगा तब ना आएंगे। और ये दान खाता किसके खाते में चलेगा, ये चलेगा आयरन के, आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अच्छा, आयरन ऑक्सीडाइज होगा और क्या देगा, आयरन का, एक मिनट में ढंग से इक्वेशंस लिखता हूँ, यहाँ लिखी तो हुई है पर ये बहुत एक्यूरेट इक्वेशंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ H+ लिखा हुआ है। आप देखिए, क्या सॉल्यूशन में H+ है? नहीं, पानी पड़ा हुआ है, एसिड थोड़े पड़ा हुआ है। अगर एसिड है नहीं तो रिएक्ट कैसे करेगा? एक्चुअली जो रिएक्शन होता है वो ऐसा है, O2 प्लस पानी प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अभी देखा भी था हमने लिख के, O2 रिड्यूस हो जाती है और बनाती है OH-। अच्छा, ऐसा है, जी हाँ, सही रिएक्शन ये है। और ये जो OH- निकले हैं यहाँ, क्या 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 बोला, ये जो OH- निकले हैं यहाँ पे, ये आयरन के साथ, क्योंकि आयरन भी वही है कहीं ना कहीं, है ना। अब यहाँ देखिए तो उसका क्या होता है, ये रिएक्शन भी बहुत सही नहीं है, इसको मत देखिए। आप, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये OH- की उपस्थिति में आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, वो बनाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड और छोड़ देता है इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात कर रहे हो, जी हाँ। अच्छा, बहुत वीर है, जैसा भी बैलेंस करना चाहते हैं तो इसको 3 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए और जोड़ दीजिए, तो क्या आएगा, आएगा 3 टाइम्स O2, कहाँ लिखे हम, यहाँ लिखे थे, 3 टाइम्स O2 प्लस 6 टाइम्स H6 है, हाँ H2O, 12 इलेक्ट्रॉन्स तो कट जाएंगे, और प्लस 4 टाइम्स आयरन, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन और 12 OH- कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ। क्या मिलेगा, मिलेगा 4 टाइम्स फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, 4 टाइम्स फेरिक हाइड्रोक्साइड, and that's it. Oh my God, yes, that's the way it is. अब ये जो 4 टाइम्स फेरिक हाइड्रोक्साइड है, आप इसे 2 टाइम्स Fe2O3 डॉट क्या चीज 6H2O ऐसे लिख सकते हैं। और इन जनरल इसमें से आप चाहो तो ये कह सकते हो कि इसमें से XH2O बच गया और बचा कुछ H2O निकल गया, वॉट एवर, ऐसे।
ऑक्सीजन इस तरह से पानी की उपस्थिति में आयरन से रिएक्ट करती है और आयरन का ऑक्साइड या जंग बनाती है। ये देखिए रस्टेड आयरन जिसको लिखा है Fe2O3.XH2 यहां इस तरह से बन जाता है। अच्छा एनोड क्या है इसमें? एनोड इसमें है आयरन जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये कचरा रिएक्शन भगवान यानी कि लिखा हुआ है, मत देखिए इसे। रिएक्शन वही है Fe+OH- दे रहा है FeOH+3 ये है। ठीक, अच्छी बात है। आयरन जब ऑक्सीडाइज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता है, बिल्कुल। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता है, आयरन तो पूरा मेटल है, भरा पूरा कहीं भी किसी भी जगह से, और नॉर्मली जहां पानी की बूंद पड़ी है उसके आसपास मान लीजिए आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये लोकेशन है किसकी? एनोड की। एनोडिक साइट, साइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सब तरफ ये तो पूरा ही आयरन है, तो आयरन तो कहीं से भी ऑक्सीडाइज हो सकता था, पर पानी उसको बड़ा पसंद है। क्यों? पानी में ही तो तैरते हुए छप छप करते हुए OH- आएंगे, और वही OH- लेकर तो उसने मजा लिया है वो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाने का। इसलिए भाई लोहे के अंदर लोहे को चीर के चलते हुए तो OH- आने से रहे, सोल्यूशन से आएंगे, इसलिए पानी के बगैर जंग भी नहीं लगता। अच्छा ये रहस्य है, यही रहस्य है बच्चे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ आयरन ने बना दिया फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल में कहीं भी जा सकते थे, ठीक है। और अब ये कहीं और आ जाएंगे, मान लीजिए यहाँ है ना, और यहाँ पर O2 थी, यहाँ पानी था, O2 इस स्पॉट पे देखिए O2 और पानी में संपर्क हुआ, बिल्कुल हुआ, और बन गया OH-। अच्छा, और ये OH- सोल्यूशन में इधर 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 फैलते हुए जाएगा और जो करना हो वो तहलका मचाएगा। अच्छा ठीक है, अब आप ये देखें, ये तो थी नॉर्मल जंग लगने की कहानी। यही नहीं, अगर आप H+ अवेलेबल करा दें, अगर आप कहीं एसिड अवेलेबल करा दें, तो आप देखेंगे और मस्तानी तरीके से जंग लग सकता है। क्यों? अगर हवा में कुछ एसिडिक गैसें घुली हुई हैं, अच्छा जैसे CO2 घुली है, तो CO2 पानी में घुल सकती है और बना सकती है H2CO3, और वो H+ देकर सोल्यूशन को और हल्का सही सही और एसिडिक कर सकता है। pH 7 जो न्यूट्रल होता है घटकर 5.5-6 तक आ जाती है, वहां पर और तेजी से कोरोजन में लगता है। बहुत खतरनाक है तो है। जैसे और कुछ हवा में कोई दूसरा एसिडिक ऑक्साइड हो, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो, तो और तेजी से कोरोजन होगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड तो CO2 से काफी ज्यादा एसिडिक होती है, काफी ज्यादा H+ दे सकती है, तो और मस्त तरीके से कोरोजन करा सकती है। ये भी नोट कर लीजिए, ऑल एसिडिक गैसेस प्रेजेंट एज इम्प्यूरिटीज इन एयर कैन प्रमोट कोरोजन, और दे कैन एक्सेलरेट कोरोजन, कोरोजन को और तेज कर सकती है, सॉरी, कोरोजन को और तेज कर सकती है। ठीक है, कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पर वेल आपके पास O2 है, रिड्यूस हो जाएगी, पानी बन जाएगी, और E0 क्या है? 1.23 वोल्ट। तो एसिडिक मीडियम में है, अगर बेसिक मीडियम में थोड़ा फर्क हो सकता है, जो भी है, पर नॉनदलेस प्रोडक्शन तो हो ही जाएगा। इसी जंग लगने की प्रोसेस को आप दूसरी तरह से भी इमेजिन कर सकते हैं। कैसे? जैसे लगातार लिखा हुआ है कि भाई आयरन से एकदम से फेरिक मत बनाइए साहब, पहले फेरस बना लीजिए, बना लिया, फिर उसके बाद क्या करें? देखिए वोल्टेज वगैरह फेवरेबल है, बड़ी मस्त फेवरेबल है। आप देखिए एसिडिक मीडियम हो और अगर आयरन फेरस बना रहे हो तो वोल्टेज 1.67 वोल्ट, विच इज एटलीस्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो हो सकता है, हाँ हो सकता है। और इसी फेरस को आप सोचिए कि वो हवा से और ऑक्सीडाइज होकर फेरिक बन गया। आप कुछ भी करें, मुद्दे की बात है, बन तो Fe2O3 ही रहा है। हाँ जी, क्या सीधा नहीं हो सकता? हो सकता है, ऑफ कोर्स, और अक्सर होता भी है, पर क्योंकि अगर पहले फेरस बन के फिर फेरिक बनता होता तो पहले लोहा हरा होता, क्योंकि फेरस का रंग हरा होता है, और फिर ब्राउन होता, फेरिक हो जाता है, होता वो डायरेक्ट ब्राउन ही है। इसका मतलब बनता तो फेरिक ही है, पर ठीक है, दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है ना। ये जो रस्ट या जंग लगता है, क्या सरफेस पर एकदम चिपक जाता है, या कभी हाँ कभी ना लूजली चिपकता है? ये लूजली चिपकता है, ये पोरस होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है
कि देखो अगर यहाँ पे जंग लग गया और कभी कहीं कहीं ये पूरा शरीर उसका मतलब अब भी ऑक्सीजन अंदर जा सकती है, इसके पोर्स में, इसमें महीन महीन जो छेद हैं उन छेदों से ऑक्सीजन अंदर जा सकती है और अंदर जो मेटल है उसको और भी जंग लगा सकती है। हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे कि इसमें तो होगा ही नहीं। अगर जैसे एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम पर जब ऑक्सीजन रिएक्शन करती है तो वो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग चढ़ा देती है, किसकी? Al2O3 की प्रोटेक्टिव कोट। इतनी मस्त कोटिंग होती है कि ये अंदर ऑक्सीजन को घुसने ही नहीं देती, नो एंट्री, और एल्यूमिनियम का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनमें जब जंग लगता है, जब जिनमें कोरोजन होता है, तो उनमें ऑक्सीडेशन पे जो ऑक्साइड बनता है उसकी एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बनती है जो फर्दर मेटल का रिएक्शन रोक देती है। लोहे के केस में, लोहे की चर्चा अलग से क्यों कर रहे हैं, बहुत पॉपुलर है आयरन, बहुत सारे आयरन के सब्सटेंस आपको दुनिया भर में बने हुए मिलते हैं, यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, आप देखेंगे। और उन सब में ये समस्या आती है कि जो लोहे में जंग लग जाता है, जंग की जो लेयर है वो फर्दर ऑक्सीजन को अंदर आने से रोक नहीं पाती, और क्योंकि वो अंदर आने से रोक नहीं पाती इसलिए जंग लगता चला जाता है पर दर पर पर दर पर पर दर पर। और आप देखते हैं कभी कभी तो यूं अंदर अंदर तक पूरा लोहा गल जाता है, ये सब जंग खा के निकल जाता है इस तरीके से, है ना। आप देखें पपड़ी पपड़ी होकर लोहा टूट टूट कर निकल जाता है, क्यों? उसमें वो मस्त कोरोजन हो जाता है, मेटल की स्ट्रेंथ बिल्कुल खराब हो जाती है, मेटल गल कर गिर जाता है। अच्छा, ये तो अच्छा नहीं लग रहा हमें, किसी को ये अच्छा नहीं लगता, क्यों? मेहनत से बनाई हुई लोहे की चीजें बर्बाद हो जाती है क्योंकि कोरोजन हो रहा है, जंग लग रहा है। तो इसे प्रिवेंट कैसे करें? कई तरीके हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज अ ह्यूज 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 इंडस्ट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। क्यों? इसी के चलते लोग पेंट करते हैं। क्या? जी हाँ, जंग के लिए दो चीजें चाहिए, ऑक्सीजन और पानी। तो अगर लोहे के ऊपर आप पेंट कर दो या कोई ऐसी परत चढ़ा दो जिससे पानी उस तक पहुंच ही न सके, ऑक्सीजन उस तक पहुंच ही ना सके, तो उसमें जंग भी नहीं लगेगा। जी हाँ, और यही काम करता है पेंट या दूसरे केमिकल्स। कोटिंग चढ़ा दीजिए मेटल के ऊपर किसी दूसरे पदार्थ की, पानी और हवा को उस तक पहुंचने से रोक दीजिए, आप देखेंगे जंग नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक है, जैसे और देखिए, covering the surface with paint or by some chemicals like bisphenol prevent the surface of metallic object to come in contact with atmosphere. एटमॉस्फेयर से संपर्क ही नहीं होता। क्या कर रहे हो ये? हम नहीं कर रहे, ये सज्जन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेंट कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? पाइपों में पेंट कर देंगे तो हवा नहीं लगेगी, हवा नहीं लगेगी तो जंग लगेगा, मस्त रहेंगे। इसलिए क्या कर रहा है ये? साइकिल की चेन है, ग्रीस लगा रहे हैं उस पर। क्यों लगा रहा है ग्रीस? जंग न होने देंगे इसलिए। ठीक है, प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाते हैं लोग, ये भी काम करते हैं। ये क्या है? टू कवर द सरफेस बाय अनदर मेटल विच इज इनर्ट और विच इज रिएक्टिव, जैसा कि आपका अपना सब्जेक्ट बच जाए। अच्छा, दो बड़े मजेदार केसेस हैं। एक मेटल सुन लीजिए अच्छे से है क्या। एक मेटल पर दूसरे मेटल की परत चढ़ा देते हैं। क्यों? ऐसे मजा आता है। दो बड़े मशहूर उदाहरण हैं, एक है गैल्वेनाइजेशन और एक है टिनिंग। ये गैल्वेनाइजेशन और टिनिंग क्या बोला है, आई एम नॉट श्योर आपने टीन के डब्बे देखे हैं नहीं, पर एक्चुअली अगर आप मान लीजिए मार्केट से खूब सारा सरसों का तेल ले लीजिए, मान लीजिए आपने कहा मुझे 15 लीटर सरसों का तेल चाहिए, तो 15 लीटर के बड़े बड़े ऐसे रेक्टेंगुलर कैंस आते हैं ऐसे। अच्छा, टेट्रागोनल अगर एक्यूरेट शेप है तो सॉलिड शेप के हिसाब से, और इन कैन में सरसों का तेल मिलता है, चमचमाते हुए एकदम सिल्वरी कलर के होते हैं। आपने रख दे तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे, साल डेढ़ साल बाद इनमें मस्त गंदा वाला जंग लग जाता है। होता क्या है, इनके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है टिन मेटल की, और टिन मेटल की खासियत ये कि अगर शुद्ध अवस्था में होता है तो बहुत चमकता है सिल्वरी कलर से, क्योंकि मेटल सारे के सारे ही चमचमाते हुए चमकते हुए दिखते हैं, तो ये भी चमकता है। लेकिन आप ये देखिए कि जब रखते हैं तो उसमें जंग क्यों लग जाता है? रखे रखे उठा पटक लाते, कहीं ना कहीं इसमें स्क्रैच लग जाते हैं। स्क्रैच लग जाते हैं
तो वहां से टिन की परत उतर जाती है। जब टिन की परत उतर जाती है तो अंदर तो मान लो आयरन है, हाँ जी, और आयरन जो अंदर का है वो संपर्क में आता है बाहर हवा के मॉइस्चर और O2 के। अच्छा, और उसमें जंग लगने लगता है। अंदर ही अंदर जिंक के अंदर ही अंदर, ऊपर से तो टिन की परत है, अपने को लग रहा है बढ़िया चमचमा रहा है, अंदर ही अंदर पतली पतली जगह है, उसमें जो है एक जाल फैलता जाता है, पोर्स, क्योंकि ऑक्साइड पोरस होता है, उसमें ऑक्सीजन अलग अलग जगह, मॉइस्चर अलग अलग जगह अंदर ही अंदर जा सकता है। वो जंग खाता रहता है, और जब अंदर खूब सारा सड़ चुकता है, जंग खा चुकता है, तो ऊपर से टीन की परत जड़ के गिर जाती है। ठीक वैसे ही जैसे अगर आपने दीवारों पर पेंट देखा, कहीं पपड़ी बन के निकल जाता है, टिन की जो परत थी वो पपड़ी बन के झड़ जाती है, और गंदा सड़ा हुआ जंग लगा हुआ लोहा सामने दिखाई पड़ने लगता है। ये टिनिंग कहलाती है। अब बच्चों के मन में आएगा सुन के कि तो बहुत घटिया प्रोसेस लगती है, इसका इतना उत्साह से विज्ञापन क्यों किया जा रहा है? लोग टिनिंग करते थे क्योंकि बहुत सस्ती होती थी। अच्छा, लोहे पे पेंट करना है, पेंट करने की वजह हमने टिनिंग कर दी, तो देखने में मेटल की एक लुक अच्छी आती है, नाम पड़े पर दर्शन छोटे, ऐसे ही है, देखने में अच्छा लगता है, बिक जाता है आराम से, इसलिए लोग यूज करते हैं, और सस्ता पड़ता है, चीप होता है। क्या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? नहीं, ये लंबे समय तक अच्छा काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि भ्रम हो जाता है टिन की चमचमाती हुई सरफेस को देख कर के तो बहुत अच्छा है, अंदर ही अंदर लोहा सड़ता रहता है, सड़ता रहता है, सड़ता रहता है, जो बुरा है। ऐसा है, अच्छी बात है, ठीक है। और ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन का मतलब है हम सरफेस पर जिंक मेटल की एक लेयर चढ़ा देते हैं। क्या 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 बोला, क्या बोला? हम सरफेस पर जिंक मेटल की एक सरफेस चढ़ा देते हैं। अच्छा, तो कोटिंग ऑफ जिंक मेटल इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। जी हाँ, और जिंक एक बहुत डल ग्रे किस्म का मेटल होता है जो देखने में बहुत सुंदर नहीं दिखता। अच्छा, तो लोहा नया नया चमचमाता हुआ लोहा आपने बनाया, लोहा भी शाइन ठीक ठाक कर लेता है, ऑफ कोर्स सिल्वर तो बहुत सुंदर शाइन करती है, लोहा एक डल ग्रेइश शाइन, तो डल तो नहीं लेकिन ग्रेइश सी, ग्रेइश मेटालिक शाइन होती है उसमें, और कुछ कुछ सिल्वरी सा कलर आ जाता है उस पर। जब आप जिंक की कोटिंग करते हो, थोड़ा देखने में भद्दा लगता है, क्योंकि जिंक बहुत सुंदरता से चमकता नहीं है, कलर डल हो जाता है। अक्सर लोहे की बाल्टियों पर यह कोटिंग होती है किसकी? जिंक की, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आजकल तो प्लास्टिक की बाल्टियों का चलन बहुत बढ़ गया है, पर आपके घर में कहीं लोहे की बाल्टी आपने कभी देखी हो तो बाथरूम में जहां वो रखी रहती है, वहां कई बार आप देखोगे जंग के ऑरेंज ऑरेंज कलर के गोले बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाल्टी को उठाते हैं, रखते हैं, उठाते रखते हैं, सैकड़ों बार उठाया रखा जाता है, तो फ्रिक्शन से धीरे धीरे तो नीचे जहां पर बाल्टी की रिम होती है, जहां उसकी बाउंड्री होती है, नीचे ये बाल्टी है, तो उसकी जो बाउंड्री है नीचे, यहाँ पर रगड़ खा खा के जिंक की जो लेयर थी वो उतर जाती है। जिंक की लेयर उतर जाती है तो आयरन एक्सपोज हो जाता है, और आयरन में जंग लगता रहता है, और जंग वहां से झड़ झड़ के जमीन पर भी चिपकता रहता है, तो जंग के गोले जमीन पर जहां जहां उसे रखा जाता है वहां वहां बनने लगते हैं। पर पूरी बाल्टी में इतने मजे से जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्या होता है खास? बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये मामूली लोहा है जो जंग खाया हुआ है, और एक गैल्वेनाइज्ड आयरन है जिसमें जंग नहीं लगा है। हाँ हाँ, ये है तो सही, पर ऐसा अच्छा सा क्यों है ये? उसका कारण है, कारण ये है कि लोहे के ऊपर अगर आपने एक जिंक की लेयर लगा दी है, अच्छा, तो अब क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे तो आयरन से ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी जिंक की है। आयरन से फेरस बने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक नीचे है, जिंक और मजे से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर से जैसे ही O2 आती है, और अरे वाह जिंक जिंक, आओ आओ जिंक लाओ, अपने इलेक्ट्रॉन दे दो, और जिंक से ऑक्सीजन आते ही इलेक्ट्रॉन छीन लिए, जिंक प्लस हाफ O2 बन जाता है जिंक ऑक्साइड। थोड़ा बहुत मॉइस्चर है तो डॉट कुछ पानी वानी लगा दीजिए, ऐसा हो जाता है। तो जिंक के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, किसकी? जिंक ऑक्साइड की। अच्छा, तो बात तो वही हुई, जिंक ऑक्सीडाइज होने लग गया। हाँ जी, ऐसा तो जिंक ऑक्सीडाइज हो के एक दिन खत्म हो जाएगा, और फिर आयरन का नंबर आ जाएगा। नहीं, ऐसा होता नहीं। क्यों? जिंक की एक बड़ी खास बात है, जिंक के ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर जमती है ना, ये ऑक्साइड की लेयर प्रोटेक्टिव कोटिंग है। ये ऑक्साइड की जो लेयर है
ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग है। अच्छा, तो जैसे आयरन की तो पोरस हुआ करती थी, ऑक्सीजन उसमें से घुस के अंदर चली जाती थी। जिंक के ऊपर जो जिंक ऑक्साइड की लेयर है, ये मेटालिक जिंक की रक्षा कर लेती है। अच्छा, तो जिंक ऑक्साइड की लेयर रक्षा करती है जिंक की, और जिंक रक्षा कर लेता है आयरन की। अरे वाह, ऐसा होता है जी, हाँ ऐसा होता है। अब इसमें क्या है, अगर मान लीजिए कहीं खरोंच लग गई, कहीं धक्का लग गया और जिंक कट गया, और आयरन मान लीजिए हवा के संपर्क में आ गया, और आयरन के ऑक्सीडाइज होने की बारी आई, ऑक्सीजन ने कहा टैक्स लाओ, वसूलते हैं हम तुमसे, हमें इलेक्ट्रॉन दो। और जैसे ही आयरन कहता है अच्छा हाँ देते हैं इलेक्ट्रॉन, जिंक कहता है ठहरो, पहले हम देंगे। क्यों? जिंक के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी याद है, और यहाँ वहां सब जगह देखिए इतना सारा जिंक है। तो जो कोटिंग वाला जिंक होता है, अगर गलती से आयरन ऑक्सीडाइज हो भी जाए, तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन उसको खिला देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अपनी जान दे देगा, आयरन का बाल भी बांका होने नहीं देगा। जिंक प्रोटेक्ट करेगा किसको? आयरन को। बड़ी खास बात है, क्या देखिए क्या बलिदानी वीरता है जिंक की। जिंक प्रोटेक्ट करेगा किसको? आयरन को, और उसको ऑक्सीडाइज होकर खत्म होने नहीं देगा जब तक जिंक जिंदा है, जब तक जिंक में जान है, आई मीन जब तक जिंक में इलेक्ट्रॉन है, तब तक आयरन को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। अच्छा ऐसा है, जी हाँ ऐसा है। और जिंक की खासियत ये है कि उसको ज्यादा कोई हाथ वाथ लगा नहीं सकता। क्यों? एक पॉइंट के बाद उसमें ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव कोटिंग आ जाती है, मामला खत्म हो जाता है उसका। अच्छा, ये देखिए जिंक लेयर का थोड़ा बहुत कोरोजन हुआ, उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग चढ़ी, और उसके बाद जिंक ने आगे रिएक्शन बंद कर दिया। ठीक, अगर जिंक पूरा खत्म हो जाए तो क्या लोहे में जंग लगेगा? मुश्किल से। क्यों? क्योंकि अभी जिंक जहां तक बाकी है, पहले वो ऑक्सीडाइज होगा, और ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर इस जंग को खत्म कर देगा खुद ही। ऐसी खास बात है उसकी, राइट? ये थी ब्यूटी किसकी? गैल्वेनाइजेशन की। गैल्वेनाइजेशन मीन्स अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ, जेई का प्राचीन क्वेश्चन है। किसकी कोटिंग लगाएंगे? ऑफ कोर्स जिंक की, अभी तो देखा था गैल्वेनाइजेशन जिंक। जिंक कुछ ऐसा काम करता है जिसको एक दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, ऑल्दो उसके लिए दूसरे मेटल्स भी यूज होते हैं। कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन, इसी के साथ एक और शब्द जोड़ा जाता है, सैक्रिफिशियल एनोड। सैक्रिफिशियल, आत्म बलिदानी एनोड। सैक्रिफिशियल एनोड, या अपना बलिदान दे देने वाला एनोड। ये क्या है? देखिए कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या होता है, या सैक्रिफिशियल एनोड में, जैसे लोहे का पाइप है। हाँ जी, ये लोहे के पाइप कहाँ यूज होते हैं? अरे सीवर लाइंस में आप खूब देखते हैं, और फिर यूज होते हैं। भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, अगर आपने कभी गौर किया हो। एक तो सड़कें खराब होती हैं, हाँ जी, मुश्किल से बनती हैं, और 10-20 साल में रो पीट के एक जगह जैसी एकदम बढ़िया नई नई रोड एकदम नई बन के चुकती है, जब तक सड़ी हुई थी किसी का ध्यान नहीं आता है। जैसे ही वो नई बन के चुकती है, दूसरे डिपार्टमेंटों के एकदम जान आ जाती है, कहते हैं आओ इसको नष्ट करेंगे, इसको खोद देंगे। और वो क्या करते हैं, दोबारा उसकी खुदाई करते हैं, अजी पाइपलाइन में लीकेज हो गई। अब दिखता नहीं था, पाइपलाइन 10 साल से वैसी पड़ी हुई, तब लीक नहीं करी थी, अब लीक करी क्योंकि सड़क बन गई है और तुमसे देखी नहीं जा रही, उसे फिर खोद देती है वापस। बढ़िया टनाटन नई बनी सड़क को फिर खोद देंगे। क्यों? हमारे जैसे टैक्स पेयर्स का पैसा लग रहा है और दूसरों को खाने को मिल रहा है, इसलिए ऐसे ऊटपटांग काम करते हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे और ढंग की पोजीशंस में आएंगे, तो मुझे लगता है कि आप इस तरह के फंड की बर्बादी को रोक सके तो बहुत ही अच्छी बात है। खैर, अभी देखिए होता क्या है, पूरी लंबी चौड़ी आयरन की पाइपलाइन है, कहीं उसमें जंग लगा और छेद हो गया, उसमें से पानी लीक करने लगा, और जब पानी लीक करने लगा तो रिस रिस का पानी इधर उधर जैसे जैसे आने लगता है। सच है, समस्या कारक तो है कि भैया बर्बाद हो गया, पूरी पाइपलाइन नहीं गल गई है, कहीं कहीं छेद हुए हैं, पर कहीं भी छेद हो जाएंगे तो पानी, और गंदा पानी तो लीक करेगा, तो बुरी बात है ना। कैसे प्रिवेंट करें इसको? एक तरीका था कि लोहे में जंग न लगे, पर लोहा है तो जंग खाएगा, दिल है कि मानता नहीं। तो क्या किया जाए? ऐसे केस में लोग क्या करते हैं पता है, वो लोहे को मैग्नीशियम के टुकड़ों से जोड़ देते हैं, कुछ थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर उसमें मैग्नीशियम के ब्लॉक्स लगा देते हैं। अब आप कहेंगे मैग्नीशियम तो महंगा होता है। हाँ होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लोहे मेटल की कॉस्ट नहीं है। पहली बात तो लोहे में जरा सा ही लोहा ऑक्सीडाइज हो रहा है, छेद होने के लिए उतना ही काफी है।
बर्बाद करने के लिए उतना ही काफी है, एक बार। दूसरी बात, सिर्फ पाइप की ही नहीं, उसको वहां बिछाने की, उसके ऊपर सड़क बनाने की एक कॉस्ट थी, जिसको लोग ये लोग खोद खोद के बर्बादी करते रहते हैं, है ना। वो सारी कॉस्ट बच जाएगी अगर लोहे में जंग न लगे। क्या करें, तो उसके साथ मैग्नीशियम के टुकड़े लगा दिए जाते हैं। क्या क्या? जी हाँ, उसके साथ मैग्नीशियम के टुकड़े जोड़ दिए जाते हैं फिक्स डिस्टेंसेस पर। क्यों? मैग्नीशियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है और तो महंगा है, किससे? आयरन के मुकाबले। पर पूरी पाइपलाइन और सड़क बनाने की कॉस्ट देखें तो उसके सामने मैग्नीशियम की कॉस्ट कुछ भी नहीं होगी। अच्छा, और मैग्नीशियम सफिशिएंटली ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर्ड टू आयरन। हाँ जी, तो जब ऑक्सीजन जो हर जगह है वो आयरन की सरफेस पर आती है कि लाओ हमारा टैक्स, हम इलेक्ट्रॉन खाएंगे और नहीं दोगे तो छीन लेंगे तुमसे और तुम्हें ऑक्सीडाइज करके तुम्हारे अंदर जंग तो लगना ही है, मौत तो पक्की है तुम्हारी, हंस क्यों या रोक के। मैग्नीशियम कहता है ठहरो, अभी हम जिंदा हैं। मतलब मैग्नीशियम खुद आता है, कहता है हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो तुम। मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन दिए और O2 इलेक्ट्रॉन खा जाती है, बदमाश है, और ऐसे OH माइनस आयंस बना लेती है। अच्छा, ऐसा होता है? जी हाँ, ऐसा होता है। तो आप देखिए, जो सैक्रिफिशियल एनोड है, जो सैक्रिफिशियल एनोड है वो अपना सैक्रिफाइस कर देते हैं एनोड की, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कैथोडिक प्रोटेक्शन क्यों कहा? क्योंकि जब वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो उन्होंने आयरन को एक तरह से कैथोड बनने के लिए विवश कर दिया है। अगर आयरन जंग खाकर, मान लीजिए आयरन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए होते हैं और फेरस या फेरिक बन गया होता, यानी कि जंग लग गया, तो मैग्नीशियम में इतना दम है कि वो फेरस को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, कहेगा नहीं मैं ऑक्सीडाइज हो जाता हूं, तू मेरे इलेक्ट्रॉन खाकर वापस मेटल बन जा। जंग लगे हुए लोहे को लौटा लाता है वो और वापस आयरन बना देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या त्याग है, क्या बुद्धि है, आप देखिए। तो ये जो कैथोडिक प्रोटेक्शन या सैक्रिफिशियल एनोड्स हैं, इनको लगा धीरे धीरे मैग्नीशियम का ब्लॉक गलता जाएगा, लेकिन जब तक मैग्नीशियम वहां जिंदा है, बाकी है, तब तक लोहे की उस पाइपलाइन में कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, हिम्मत नहीं है किसी की। ऐसा होता है, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। अगर आप जगह जगह ऐसे गड्ढे या मेन होल्स टाइप बना दें जहां आप देखें मैग्नीशियम ऊपर से झांक के देख लें, मैग्नीशियम का ब्लॉक गल गया तो वहां पे दूसरा मैग्नीशियम चिपका दें। ये काफी सस्ता पड़ता है, बजाय इसके कि पूरी जमीन की खुदाई करो, सड़क बर्बाद करो, फिर नए सिरे से बनाओ, नहीं बनाओ, बनाओ तो और सत्यानाश कर दो। ऐसे करो। बड़े बड़े शिप्स में जहां लोहे के बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जहां लोहे के गर्डर्स वगैरह लगाते हैं, पाइपलाइंस जहां बिछाते हैं, वहां सैक्रिफिशियल एनोड्स जोड़ देना बहुत बेहतर होता है। स्ट्रक्चर जंग खाने से बच जाता है। ऐसा होता है, राइट? राइट, अच्छी बात है। आयरन कैथोड बन जाता है और जो रिएक्टिव मेटल है इस केस में एनोड बन जाता है, इसीलिए सैक्रिफिशियल एनोड, जिसको हम कैथोडिक प्रोटेक्शन बोलते हैं, ऐसा है। डन? मेन 2016 का एक प्राचीन प्रश्न देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सत्य वाक्य चुनें। ए, corrosion of iron can be minimized by forming an impermeable barrier at its surface. हाँ, but मेन का मतलब सिंगल करेक्ट। आप अगर इम्परमिएबल, न टूट सकने वाला, जिसके आर पार कोई न आ जा सके, अगर उसकी सरफेस पर ऐसा बैरियर बना दे तो कोरोजन बिल्कुल रोक सकते हैं। बात तो सही है, बनाना ही मुश्किल है, पर बात अगर कर पाए तो ठीक है। बी, आयरन कोरोड्स इन ऑक्सीजन फ्री वाटर, झूठ है। अगर ऑक्सीजन है पानी में तो पानी और ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति में ही वो कोरोड होगा। ऑक्सीजन फ्री पानी है, बगैर ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन कैसे हो जाएगा? ये तो गलत बात बोल दी, फॉल्स। सी ऑप्शन, आयरन corrodes more rapidly in salt water because its electrochemical potential is higher. इट्स का मतलब कौन है, वो पानी का, आयरन का क्या है, ये स्पष्ट नहीं कहा गया है, लेकिन व्हाटएवर, अजीब सी बात है। ये सच है कि नमक के पानी की उपस्थिति में लोहे में जंग ज्यादा लगता है। दे आर मोर प्रोन टू कोरोजन
पर जो कारण वगैरह बताए गए हैं ईश्वर ही जानता है क्या है, ये किसके लिए रेफर करे गए हैं, तो ये गोलमाल से स्टेटमेंट है। और चौथा देखते हैं, corrosion of iron can be minimized by forming a contact with another metal with a higher reduction potential. Higher ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो सैक्रिफिशियल एनोड होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो तो उल्टा कर देगा ना, कहानी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है और सी संदिग्ध है, ए सत्य है और बी फॉल्स है। पीओडी तो आउट हो गए। Corrosion of iron can be minimized by forming an impermeable barrier at its surface. गलत तो नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। कोरोजन रोक सकते हैं अगर आप सरफेस को पूरा कवर कर दो, सब तरफ से कवर कर दो, ठीक है, ये तो ट्रू है ही। और सच तो ये है, आधा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सच है, सॉल्ट वाटर में लोहे का कोरोजन तेज होता है, सच है। बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल इज हायर, इट्स का मतलब कुछ नहीं दे रखा है, तो मैं मान लेता हूं कि आयरन के ऑक्सीडेशन रिएक्शन के इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल की बात हो रही है। अगर ये है तो बिल्कुल अपेरेंटली सॉल्ट्स के साथ कॉम्प्लेक्सेशन या किसी कारण से वो बढ़ तो सकता है, ये मना नहीं करूंगा, पर अगेन सिंगल ही चुनना है तो बिल्कुल असंदिग्ध है ए, आई विल चूज ए। सी में थोड़ा बहुत गोलमाल है और कुछ स्पष्टता नहीं है, तो आई वुड नॉट गो फॉर सी। क्वेश्चन अब करते हैं। A fuel cell uses methane and forms carbonate ions at anode. अच्छा, it is used to power a car with 80 amperes for 0.96 hours. How many liters of methane would be required? Assume 80% current efficiency. ये सब क्या है? करंट है 80 एम्पियर और टाइम है 0.96 आवर्स, ठीक है। तो चार्ज कितना है? आईटी या मोल्स ऑफ चार्ज कितना है? वो होता है आईटी अपॉन एफ, विच इज 80 एम्पियर्स कूलम्स पर सेकेंड इंटू 0.96 आवर्स इंटू 60 इंटू 60 इतने सेकेंड्स अपॉन 96500, तो जाएगा 8 इंटू 9.6 इंटू 36 अपॉन 965, ठीक है। पॉइंट लगा दो, यहाँ भी पॉइंट लगा दो, 9.6 और 9.65 लगभग एक जैसे, जीरो मान लो इन्हें, तो ये आ जाएगा। अच्छा, 80% करंट एफिशिएंसी, चार्ज इज सो मच, और 80% करंट एफिशिएंसी है, ये कहा है, ठीक है। तो ये क्या है? दिस चार्ज इज एक्चुअली it is produced by fuel cell. ये तो फ्यूल सेल ने बनाया है। अब मीथेन का रिएक्शन लिख के देखें कि मीथेन छोड़ते कितने इलेक्ट्रॉन हैं। मीथेन के ऑक्सीडेशन से कार्बोनेट बना दे, -4 से +4, ओ बाप रे, 8 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। 7 7 3 10, ये है बैलेंस रिएक्शन। बाप, तो 1 मोल मीथेन देगी 8 मोल चार्ज, और इसका 80% करंट वो फ्यूल सेल प्रोड्यूस्ड। मैं कह सकता हूँ 1 मोल यानी कि हाउ मेनी लीटर्स बोला है, तो 22.4 लीटर्स। आगे जगह है क्या देखते हैं? नहीं है तो नहीं, यही करना पड़ेगा, या ऊपर कर लेते हैं। 22.4 लीटर्स ऑफ मीथेन, और ये 8 फैराडे चार्ज छोड़ती है, और इसका 80% 8 इंटू 0.8 फैराडे चार्ज is produced in fuel cell as current, ठीक है। तो
और फ्यूल सेल कितना आ रहा था, फ्यूल सेल में तो इतना आ रहा था, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 8 into 9.6 upon 9.65 into 0.36. अच्छा, सही है, सही है। कितना जाएगा? तो देयरफॉर आंसर आएगा हमारा देयरफॉर 22.4 लीटर में इतना, तो V लीटर में होगा कितना, 22.4 8 into 0.8 into V upon 22.4, ये आ जाएगा चार्ज प्रोड्यूस बाय फ्यूल सेल विच इज 8 into 0.36 into 9.6 upon 9.65। अब ठीक है, पहले वो डायरेक्ट इक्वेट कर दिया था, इसमें छोटी सी एक एरर V निकाल लीजिए, कितना आ गया, कैलकुलेशन यहाँ करते हैं। V इज 22.4 into 0.36, इसको तो काट ही डालते हैं, इसी भलाई है, अपॉन 0.8, ठीक तो किया हमने, बहुत अच्छा किया, 0.36 अपॉन 0.8, कितना आ गया ये, रक्षा कर प्रभु, 8 4 जा 32, 0.45 into 22.4 लीटर्स, इतना आप कहेंगे चाहे क्या होगा, कैलकुलेट कर ले जिसको श्रद्धा हो, ये 11.2 लीटर्स 10.8 लीटर से ऐसा कुछ आएगा, जिसकी श्रद्धा हो मल्टीप्लाई कर ले, दैट्स इट, डन। एक और बिल्कुल, in a H2O2 fuel cell the cell reaction occurring at cathode is, कैथोड पर होता है प्रोडक्शन, कौन रिड्यूस होगा, ऑक्सीजन रिड्यूस होगी, ऑक्सीजन रिड्यूस होती है और OH माइनस बनाती है, ठीक लग रहा है, बढ़िया, सही। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट द करेक्ट मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग, जंग लगने देने से गलत रोकने का तरीका क्या है, ए गैल्वेनाइजेशन, इट इज करेक्ट, कनेक्टिंग टू सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड, ये तो बहुत ही शानदार है, मेकिंग मीडियम अल्कलाइन, सिर्फ थोड़ा डिस्करेज हो जाएगी, एकदम रुकेगी तो नहीं पर कम हो जाएगी, एसिडिक कर दोगे तो बहुत मस्त कोरोजन होगा, तो ये सही मेथड नहीं है, एसिड कर दो तो एसिड में तो अपने आप ही लोहा घुल जाता है, गलत बात है। अगला, in a H2O2 fuel cell 6.72 liters of hydrogen at STP reaction 15 minutes, the average current produced in amperes is, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीडाइज होगी तो छोड़ेगी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 6.72 लीटर्स करस्पॉन्ड टू 6.72 अपॉन 22.4, इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन corresponds to 6.72 upon 22.4 into 2 mole charge, ठीक है, इतना चार्ज, दिस इज काट दो, 6.72 अपॉन 11.2, 1 मोल चार्ज पर होता है 96500 कूलम्स चार्ज, ठीक है, इन 15 मिनट्स 6.72 into 96500 अपॉन 11.2 कूलम्स डिवाइडेड बाय 15 मिनट यानी इतने सेकेंड्स, ये करंट आ जाएगा कितना, 6.72 into 96500 अपॉन 11.2 into 15 into 60, 15 6 90, तो 900 आ जाएगा नीचे, 2 जीरो तो काटे हैं, रक्षा कर प्रभु, अब ये कितना आ जाएगा, 11.2 इज ऐसे 11.1111 होता इंटू 9, तो ये आता 99.9999, क्योंकि लगभग 100 होता, ये भी कितना है, 100 ही है, तो ये लगभग है 6.72 इंटू 9.65, क्यों, डिनोमिनेटर में 100 आ गया, 100 से डिवाइड कर दिया, इतना आ जाएगा, ये कितना होगा, मल्टीप्लाई, तक घिनौना मल्टीप्लिकेशन, 9.65 को थोड़ा बढ़ाओ तो 10 हो जाएगा, तो 6.5 इंटू 10 कितना हो गया,
ये हो गया लगभग 6.5 या 6.4 एम्पियर्स के आसपास आ जाएगा, या 64, लगभग 64 एम्पियर, 60 से 70 एम्पियर के बीच में आ जाएगा। जिसकी और श्रद्धा हो आप प्रयास से मल्टीप्लाई करो और देख लो। दिस इज द करंट मेथड, ये राइट, विद कैलकुलेशंस आल्सो। When iron is rusted, अगला प्रश्न है, when iron is rusted, it is, जब जंग लगता है लोहे में तो क्या होता है? It is reduced? No. It is oxidized? Yes. Evaporated and decomposed? क्या nonsense है? Which is our correct statements? सही वाक्य क्या है? A. No corrosion takes place in vacuum. सच है। Corrosion is prevented by electroplating. कर सकते हो, मतलब प्रिवेंटेड कम तो कर ही सकते हो कम से कम। ड्यूरिंग रस्टिंग Fe2O3.X पानी is formed, ये भी सच है। एंड इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कोरोजन टेक्स प्लेस विद ग्रेटर रेट, ये भी सच है। ABCD चारों सत्य 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 त्रिबार सत्य है। ABCD आंसर है। तो बच्चा ये थी कहानी कुल किसकी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। बहुत सारी बातें हमने करी हैं, बड़े आनंद से हमने बातें करी हैं। और एक बार चलते चलते मैं आपको फटाफट रिकैप करा दूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3-4 मेजर सेक्शंस हैं। 3 साढ़े 3 मानता मैं, 3.5 कैसे। पहला मेजर सेक्शन था इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का। दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस और फैराडे लॉस का, फैराडेज लॉस। और तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कोलरॉश लॉ, कंडक्टिविटी टाइट्रेशंस वगैरह के ग्राफ इनका। और 3.5 वाला आधा हिस्सा कौन सा था? ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, या ये जो कोरोजन, बैटरी, सेल वेल, इसका जो पूरी पोर्शन है ये था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है, शायद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ही कहना चाहिए इसे। ये अच्छा चैप्टर माना जाता है। कुछ बच्चे इसे टफ भी मानते हैं, और उसको टफ मानने का कारण टीचर्स भी अक्सर कहते हैं कि बड़ा टफ चैप्टर है। क्यों? वो उसको रटने की कोशिश करते हैं समझने के स्थान पर। तो आप तो कहते हो कि हाँ रटना कुछ होते नहीं है। मैं रटने के बारे में बहुत सारी बातें कहता हूँ, ये सच है। और मैं बिल्कुल कहता हूँ कि जो चीजें याद करनी है उन्हें बहुत अच्छे से याद करना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जहाँ कॉन्सेप्ट है वहाँ उसको बहुत अच्छे से हम समझाते भी हैं, और वहाँ हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप उसे रटें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंधा रेक्टिफिकेशन की तृष्णा के कारण ही ये चैप्टर टफ लगता है। और गैल्वेनिक सेल को हमने बहुत तसल्ली से, बहुत विस्तार से इसी तरह से किया है कि आपको इस तरह के कष्ट न सामने आए, आपको इस तरह की तकलीफों का सामना न करना पड़े। मुझे उम्मीद है चैप्टर आपको बहुत सुख देगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और ऐसे ही आप सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, केमिस्ट्री को प्यार करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। इसी संकल्प के साथ अगले चैप्टर के लिए मिलेंगे अगली बार। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। हैव अ ग्रेट टाइम। नमस्कार। আমি কি বললুম যে তোকে যদি গান করতে হবে সঙ্গে থেকে আসতে বলতে পারছি সব সময় যেমন আমাকে কি ভাবলি কি ভাবছি?